का है अ लॉन्ग करंट कैरिंग वायर पी क्यू इज फ्री टू मूव। ठीक है, तो एक बड़ी लाइन मतलब करंट कैरी वायर है, ये वायर है, इसमें करंट कैरी हो रहा है। ठीक है, ये मूव करने के लिए फ्री कर दिया गया, कहीं भी मूव कर सकता है। ठीक है, फिर क्या रखा, व्हेन प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड बी राइट एंगल टू द वायर। ओके, अब जो है मैग्नेटिक फील्ड इसके जो है राइट एंगल पे। ठीक है, ये बात रखना आपको। being drawn in the horizontal plane then it will move along the magnetic field to the right। अच्छा, इसकी बात करें ये मूव किधर करेगा। ठीक है, वायर में ये जो रखा हुआ है, ठीक है, तो मूव किधर करेगा। तो देखिए, आपको पता होगा कि वायर में करंट इधर जा रहा है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो आपको क्या लगाना है, लेफ्ट हैंड, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। कैसे फाइंड करता हूँ यहाँ पे, तो ये करंट होगा, ये सेंटर फिंगर है ना, लेफ्ट हैंड लेना है, इधर सेंटर फिंगर रखना। ठीक है, ओके, उसके बाद ये हो गया आपको यहाँ पे ये 4 फिंगर, और यहाँ पे जो होगा, ठीक है, तो इसके पास जो है ये आपको दिखाएगा डाउनवर्ड, ये टुवर्ड द, अगर ये आपको रख रहे हैं यहाँ पे, तो आप अगर इसके साथ इस तरीके से रखेंगे तो पी क्यू जो होगा यहाँ पे, यहाँ दे रखा है फिगर में, देखिए यहाँ पे ये ऊपर की ओर है। ठीक है, यहाँ पे करंट जा रहा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड जो इसका इधर है, परपेंडिकुलर। ठीक है, यहाँ पे तो इसी तरीके से यहाँ पे जो हम कंडीशन क्या रखे हैं, यहाँ पे एक लॉन्ग करंट कैरी वायर है पी क्यू, और ये इसको फ्री मूव करने के लिए दे दिया गया है, प्लेस किया गया मैग्नेटिक फील्ड बी जो है राइट एंगल है। ठीक है, तो राइट एंगल की बात करें यहाँ पे, इसका जो होना चाहिए, तो इट विल मूव अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड टू द राइट। तो अगर हम लेफ्ट हैंड यूज़ करते, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है, तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि इट विल डिफ्लेक्ट टुवर्ड द, यहाँ पे डाउनवर्ड होना चाहिए ना, इट विल मूव डाउनवर्ड अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना, तो यहाँ से ये नीचे की ओर होना चाहिए मूवमेंट इसका। ठीक है, तो 26 का जो होना चाहिए आंसर, दैट शुड बी सी विल बी द करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका। ठीक है, कैसे देखिए बताते हैं, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे पी क्यू जो है इस तरीके से, इसमें ऊपर की ओर करंट जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, पी क्यू में ऊपर करंट जा रहा है, आपको ध्यान से देखना है, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ है, फील्ड नॉर्थ टू साउथ इस तरीके से होता है। ठीक है, फील्ड का डायरेक्शन ये है, पी इधर है, तो हम डिफ्लेक्शन शो करने के लिए, ठीक है, मूवमेंट शो करने के लिए फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपको दिखेगा ये हो गया आपको 4 फिंगर यहाँ से। ठीक है, और ये सेंटर फिंगर होगा, इधर आप सेंटर फिंगर रखिए, इधर 4 फिंगर रखिए, तो आपको जो दिखेगा इनसाइड थंब जो दिखेगा, अंदर की ओर आपको बनता हुआ दिखेगा ये, तो ये थंब का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इस तरीके से आप रखेंगे तो आपको जो है थंब अंदर की ओर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इनसाइड होना चाहिए, विल मूव डाउनवर्ड, है ना, अंदर की ओर, डाउनवर्ड मतलब इनसाइड होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, ये अंदर की ओर हो जाएगा, इनसाइड। ठीक है, फ्रॉम अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, है ना, जो ऊपर से देखेगा उसके, उससे दूर, है ना, अंदर की ओर, तो ये इसका आंसर होना चाहिए। देखिए, वैसे भी आपको ये क्लियर अगर नहीं आ रहा समझ में, तो इसमें हम बहुत सारे बार इसमें कोशिश की आपको बताने के लिए वीडियो में। ठीक है, तो आप देख लीजिए वीडियो में जो होगा दिया हुआ, ये नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा आपको। ठीक है, इसके पूरा टॉपिक का, तो उसमें देख लीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कैसे यूज़ करते हैं उसके बारे में बताया है। ठीक है, तो इसमें कैसे यूज़ किया जाता है जब आपको क्लियर दिख जाएगा। इसमें आगे चलते हैं, 27 में क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरी अ हैवी करंट एंड इलेक्ट्रॉन इज ट्रेवलिंग पैरेलल टू द वायर। ओके, तो एक स्ट्रेट वायर है ना, ऐसे यहाँ से जा रहा है। ठीक है, ओके, और दूसरी बात क्या रखा है यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसके पैरेलल जा रहा है ऊपर की ओर। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन ट्रेवलिंग पैरेलल टू द वायर। तो अगर इलेक्ट्रॉन पैरेलल जा रहा है, ठीक है, तो इससे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, इसके जस्ट कहाँ बनने वाला है, आपको पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना यहाँ से, ये इसके परपेंडिकुलर बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके जस्ट परपेंडिकुलर बनेगा। ठीक है, यहाँ से इधर, तो ये वायर हो गया, ये इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया, ये वायर है, ये इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इसको थोड़ा क्लियर करके बना लेते हैं। देखिए, मान लीजिए ये एक वायर है, ठीक है,
और इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रही है ऐसे। तो हमें पूछा क्या गया यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो आगे देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन द अपोजिट डायरेक्शन द करंट। तो इलेक्ट्रॉन जो है करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। मान लीजिए करंट इधर जा रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। आगे द इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस अ फोर्स एफ व्हेन इट इज डिस्टेंस फ्रॉम द वायर 1 मीटर। तो जब 1 मीटर के डिस्टेंस पे है ना यहाँ पे, तो फोर्स कितना एक्सपीरियंस कर रही है, दैट इज व्हाट, एफ। और यहाँ पे जो डिस्टेंस दे रखा है वायर से, दैट इज 1 मीटर है, ये बात ध्यान रखना है। If the electron was traveling in the direction of perpendicular to the wire, then the force on it will be 1 meter from the wire each watt. Okay. अब सिंपल सी बात एक बार देखिए कि पहली कंडीशन में तो पैरेलल चल रहा था, दूसरी कंडीशन में परपेंडिकुलर हो जाता, ठीक है, यहाँ पे चलने के लिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, अगर ये वायर के साथ, ठीक है, ये पैरेलल इलेक्ट्रॉन जा रहा है, तो मतलब क्या हुआ कि दो ऐसा वायर है जो पैरेलल जा रहा है करंट लेके, तो क्या बनने वाला है इसमें, फोर्सेस, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा, आपको ध्यान रखना है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वायर में जो करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पे इधर जा रहा है करंट, तो इधर जा रहा है इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ये दो बात क्लियर हो गया आपको यहाँ पे। आगे बात कर रखा है इसमें कि जो ये हो गया, अब इसको हम ऐसे परपेंडिकुलर मूव कराते हैं। तो परपेंडिकुलर मूव कराते हैं ना यहाँ पे, तो जो फोर्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया करंट और ये हो गया इलेक्ट्रॉन। तो करंट और इलेक्ट्रॉन में इसके वजह से क्या होगा, यहाँ पे जब परपेंडिकुलर वायर होता है तो आपको पता होगा कि ये जब भी दो वायर परपेंडिकुलर आपस में हो जाता है तो उनके बीच में जो फोर्सेस होता है ये जीरो हो जाता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो वायर होगा परपेंडिकुलर, हमेशा फोर्स पैरेलल वायर में लगता है। इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, मतलब ये करंट इधर लेके जा रहा है, परपेंडिकुलर लेके जा रहा है, तो परपेंडिकुलर होने की वजह से इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इसके पैरेलल हो जाएगा करंट के। और जब करंट के पैरेलल हो जाएगा तो इसका जो यहाँ पे फोर्स होने वाला है दैट विल बी जीरो, है ना। तो इसका जो है डी करेक्ट आंसर होगा, है ना, फोर्स जीरो हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। 28 में क्या दे रखा है देखते हैं। देखिए, अ सर्टेन लेंथ ऑफ वायर कैरी अ स्टेडी करंट इफ इट इज बेंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर कॉइल 1 टर्न, ठीक है। द सेम लेंथ इज नाउ बेंट मोर शार्पली टू गिव द डबल लूप ऑफ अ स्मॉलर रेडियस shown in the figure 5.9। इसको देख रहे हैं, फिगर को देख लेंगे अभी। द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर काउज बाय द सेम करंट इज। ठीक है, पहली बात क्या कह रखा है कि एक स्ट्रेट वायर था, है ना, पहले इसको बैंड कर देगा इस तरीके से, सिंगल फेज के वायर में इस तरीके से, फिर इसको ऐसे किया गया यहाँ पे, है ना, कि ये डबल में हो जाएगा इस तरीके से। तो छोटा हो गया, इसे तो हम छोटा कर लेते हैं, ऐसा कुछ इस तरीके से है। अब क्या पूछा गया, इसे पूछा गया कि द सेम करंट के द्वारा जो होगा, अब करंट तो वही रहेगा, यहाँ पे सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड कितना गुना बढ़ेगा, अ क्वार्टर ऑफ फर्स्ट वैल्यू, अल्टरनेटेड है, अल्टरनेटेड रहेगा, ठीक है, कोई चेंज नहीं होगा, एक क्वार्टर हो जाएगा, मतलब 1/4, 4 टाइम द फर्स्ट वैल्यू, पहले का 4 गुना, ठीक है, ये करेक्ट होगा, और 1 हाफ ऑफ फिर फर्स्ट वैल्यू, तो 1/2 हो जाएगा पहले से। तो देखिए कैसे होता है, इसका बात हम समझते पहले ना। इसको पहली बात आपको पता होना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है एट द सेंटर ऑफ अ कॉइल वो कितना होता है। अगर आप ये बुक पढ़ रहे होंगे तो इससे पहले हम आपको थ्योरी बता चुके इसके बारे में, है ना, तो थ्योरी देख लीजिए आप, इसका पहले थ्योरी वाला वीडियो। तो मान लीजिए हम यहाँ पे दे रखे हैं कि एक वायर है, ठीक है, यहाँ पे इसके सेंटर में जो बनने वाला है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर वायर, तो जो फॉर्मूला होता है B = होता है μ0 Ni/2r, ठीक है, ये होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी वायर के द्वारा सेंटर में जो बनता है, दैट इज μ0 Ni/2r। एन हो गया नंबर ऑफ टर्न्स, आई हो गया करंट, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, पहले की बात करें यहाँ पे तो आई करंट जा रहा है मान लेते हैं, है ना, एक टर्न है, एन की जगह 1 रखेंगे। अब लेकिन यहाँ पे की बात करेंगे, आई कितना होगा, तो 2i हो जाएगा, क्योंकि दो करंट 2 बार वायर है, और जो इसका एन हो गया, एन नंबर 2 टर्न हो गया, एन = 2 हो गया, यहाँ पे एन = 1 था, आई, ठीक है, और यहाँ पे n = 1 है।
आप चाहे तो इसका वैल्यू रख लीजिए, मान लीजिए आई रख लीजिए 1 यहाँ पे, ठीक है, एन की जगह 1 रख लीजिए, ठीक है। तब देखिए ये कितना आ रहा है बी पहला केस में, तो बी वन के केस में जो आएगा यहाँ पे म्यू नॉट, ठीक है, आई हो गया 1 और एन हो गया 1/2r, ठीक है। तो ये हो गया आपको यहाँ पे। आर के बारे में हम बात नहीं करते, आर को चाहे तो 1 रखना है रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना यहाँ पे। तो आर से हम अभी आर के बारे में कुछ नहीं किया। आर भी यहाँ पे चेंज होने वाला है, ध्यान रखिएगा, है ना, आर भी यहाँ पे चेंज रखने वाला है, ठीक है। तो ये जो है सिंपल सा बात है, यहाँ पे क्या होने वाला है, यहाँ पे आर जो है 1/2 हो जाएगा ये भी, है ना, इस तरीके से आ गया। सॉरी ये आई ही करंट इसमें जो है, करंट आई है यहाँ पे ना, ध्यान रखना आपको। यहाँ पे आई जो है दोनों में, आई जो है दोनों में 1/1 है, इसमें 1 इसमें 1, ठीक है। तो आई की बात करें हम, करंट 1 ही यहाँ पे, नंबर पॉइंट यहाँ पे 2 हो गया, ठीक है, यहाँ से। अच्छा रेडियस इसका मान लेते हैं यहाँ से, यहाँ आर है, तो इसमें जो रेडियस होगा ना ये इसका आधा हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से r/2 हो जाएगा, क्योंकि इसी को टर्न में 2 टर्न में बदला गया, ठीक है। तो ये r है, तो ये r/2 कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो b1 हो गया म्यू नॉट I1 2r, तो ये इसको कैपिटल R बना लीजिए। अच्छा b2 की बात करें, दूसरा टर्न की बात करें, तो दूसरे इस कंडीशन में तो क्या होगा, यहाँ पे म्यू नॉट तो रहेगा ही, है ना, आई हो गया आपको 1 यहाँ पे, और n कितना हो गया 2, और रेडियस 1/2 हो गया r/2, ये 2 जो है नीचे वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ पे, तो आपको दिखेगा b2 इक्वल टू जो आएगा आपको यहाँ पे, ठीक है, 2r रहेगा। तो दैट विल बी कम टू बी, ये म्यू नॉट रहेगा 2 × 2 4 हो गया ना, ठीक है, 4/2r। तो आप इसको देखिए म्यू नॉट बाई 2r है ना, और म्यू नॉट अपन इसको कहते हैं 2r, इसका ये 4 गुना है, ये वाला तो 4 गुना है इससे, तो हम ये इसलिए कह सकते हैं ये 4 टाइम जो है इसका हो जाएगा, पहले वाला से ये 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है। करंट में चेंज हुआ है, देखिए करंट डबल हुआ है, तो कोई बच्चे क्या करता है 2i ले लेते हैं, यहाँ पे 2i नहीं लेना है आपको, आई ही लेना है, क्योंकि दोनों करंट जो है ये आई ही इसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड जो है आई है इसका, ठीक है, यहाँ पे करंट का। तो बस आपको देखना है नंबर ऑफ करंट कितना हो रहा है, और एक कॉइल में कितना करंट है, वही करंट सारे कॉइल में होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से जो आंसर होने वाला है यहाँ पे, दैट विल बी कम टू बी दैट इज 4 टाइम हो जाएगा, ठीक है यहाँ पे। तो इसका जो आंसर होगा सी हो जाएगा। आगे चलिए 29 में क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं वो। 2 long parallel conductor are placed at the right angle at the meter scale 2 cm and 6 cm marked on the here। तो ये 2 और 6 पर रखा गया, तो बीच का डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ पे, बीच का डिस्टेंस जो है 4 सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो क्या पूछा गया है, दे कैरी करंट 1 एम्पियर एंड 3 एम्पियर। तो इसमें जो करंट आ रहा है I1 की बात करें तो दैट विल बी 1 एम्पियर, एंड I2 की अगर बात करें तो 3 एम्पियर रिस्पेक्टिवली। दे विल प्रोड्यूस जीरो मैग्नेटिक फील्ड एट, अब वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा ये बात करना हमको। मैग्नेटिक फोर्स विल भी यहाँ पे जीरो होना चाहिए, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो मतलब फोर्स जीरो होना चाहिए, कहाँ पे होगा इसकी बात करेंगे। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको समझते हैं सिचुएशन को, क्या दे रखा है इसमें, ठीक है। इसके सिचुएशन में देखिए पहले तो मान लेते हैं हम एक वायर है, ठीक है, और एक दूसरा वायर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको ऑलरेडी पता है, ये 4 सेंटीमीटर है यहाँ पे, ठीक है। हमें कहा क्या गया है कि इन दोनों के बीच का जो मैग्नेटिक फील्ड जो गिवन है क्वांटिटी में हमें, ठीक है। तो इसमें जो गिवन हमें यहाँ पे क्या रखा, कहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा, तो मान लीजिए ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ x होगा, ठीक है, और यहाँ से यहाँ 4 - x, ठीक है, ये x होगा तो ये 4 - x, ये टोटल डिस्टेंस तो 4 है ना, तो ये x होगा यहाँ से यहाँ, तो ये 4 - x हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। इसको क्लियरली लिख लेते हैं आपको, ये यहाँ से यहाँ हो गया x, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ 4 - x, ठीक है, ये डिस्टेंस। देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड ये दोनों जो है यहाँ पे इक्वल होना चाहिए, मतलब तभी तो जीरो होगा दोनों का मिल गया ना। तो इसमें मान लीजिए करंट जो है 1 एम्पियर जा रहा है, इसमें करंट जो 3 एम्पियर जा रहा है मान लेते हैं, ठीक है। अब हमको निकालना है जो मैग्नेटिक फील्ड होता है ड्यू टू स्ट्रेट वायर, क्या होता है आपको पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट वायर दैट इज व्हाट, बी इक्वल टू बी ड्यू टू फर्स्ट म्यू नॉट I/2πr, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंड के बारे में क्या होगा, म्यू नॉट I2/2π, R1 इसको कर लीजिए, R2 इसको कर लीजिए। अब देखिए बात क्या करना हमको, यहाँ से निकालना है ये डिस्टेंस, यहाँ से R1 लेते हैं, इसको R2 लेते हैं यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो दोनों इक्वल होगा, B1 = B2, तो B1 = B2 अगर करें तो क्या होगा, B1 का वैल्यू म्यू नॉट I1/2
पाई R1 कितना होगा यहाँ पे x होगा, और म्यू नोट I2 अपन 2 पाई R2 है ना। तो यहाँ पे जो 2 पाई R2 जो क्या होगा यहाँ पे 4 - x हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम कैंसिल करते हैं, यहाँ से क्या क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों 2 पाई 2 पाई कैंसिल होगा, और इसको हम अगर निकाल लें यहाँ पे तो I1 यहाँ पे I1 1 एम्पियर था, ठीक है, अपन x इक्वल टू I2 कितना है यहाँ पे I2 इज इक्वल टू दैट इज 3 एम्पियर था, ठीक है, बाई 4 - x। तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें ना तो 4 - x कितना होगा 3x, तो ये उधर चला जाएगा, तो 4 - x इक्वल टू 3x, इसको इधर ले जाएगा तो कितना होगा 3 + 1 4 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से। तो 4 इक्वल टू 4x, देयरफॉर x कितना होगा, x इक्वल टू होगा 4/4, कट क्या आ गया 1, तो x का वैल्यू 1 आ गया है ना। इधर से तो 1 आएगा, इधर से कितना आएगा, इधर से 1, इधर से 4 - 1 3 है ना, इधर से 3 आएगा, तो इधर से 1 आएगा, ठीक है। या तो 1 या तो 3 होगा, तो उसको कोई भी ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो इसमें 3 जो है एक ऑप्शन में है, तो 3 विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा राइट 3 हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट। आगे क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है यहाँ पे 30 में द रिलेशन बिटवीन वेबर एंड टेस्ला। देखिए वेबर एंड टेस्ला में होता है 1 वेबर इक्वल टू 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर आपको बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे 31 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए व्हेन द नॉर्मल टू अ कॉइल पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी द फ्लक्स इज, ओके। तो जब बात करते हैं व्हेन द नॉर्मल टू अ कॉइल के परपेंडिकुलर की बात कर रहे हैं ना, पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ये मैग्नेटिक परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पे ना, इस तरीके से। तो 31 की बात करें तो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स जो होता है वैसे मैग्नेटिक फ्लक्स जो स्केलर क्वांटिटी इस तरीके से होता है, ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्योंकि एक चीज़ आपको समझना है क्या कि यहाँ पे जब नॉर्मल की बात करेंगे कॉइल के नॉर्मल में है ना, एक चीज़ को क्लियर हम बताते हैं आपको यहाँ पे, फ्लक्स का जो पहले हम थोड़ा सा सिंबल जान लेते हैं क्या होता है, ठीक है। फ्लक्स का सिंबल ये होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये होता है B.ds, ठीक है। B.ds का मतलब क्या होता है कि B.ds, इट मीन्स फ्लक्स जो होता है ना ये डॉट प्रोडक्ट लिया जाता है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की बात करें इसके साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ये हमेशा क्या होता है, ये स्केलर क्वांटिटी होता है। एक होता है B×ds अगर होता है ना, तो B×ds का मतलब होता है ये BD sin थीटा, BDS sin थीटा, और B.ds का मतलब होता है BD cos थीटा, है ना, BDS cos थीटा, ठीक है। तो BDS cos थीटा मतलब क्या होगा यहाँ पे, दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी, और BDS sin थीटा मतलब वेक्टर क्वांटिटी, आपको ये ध्यान रखना है। तो बस अभी जो फ्लक्स होगा B.ds होगा, दैट विल बी स्केलर क्वांटिटी, आपको ये ध्यान रखना। आगे हम बात करें यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर दे रखा है 32 में लेंज लॉ के बारे में, ठीक है। क्या है ये लेंज लॉ जो है किसके बेसिस पे काम करता है, लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लेंज लॉ जो है ये एनर्जी के कंजर्वेशन के बेसिस पे काम करता है, ये आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर विल बी ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओके। तो 32 के बाद हम देखते 34 में क्या आंसर दे रखा है। सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा है, 33 नहीं इसमें दिया हुआ है ना, 34 दे दिया डायरेक्ट, ठीक है, 32 के बाद। तो आगे देखते हैं 34 में क्वेश्चन क्या दे रखा है। The induced EMF due to the motion of a conductor in a uniform magnetic field is known as the motional EMF. Okay, if the length of the conductor V is the speed of conductor and the B is the magnetic field induction, then the magnitude of induced EMF is given by। देखिए magnitude of induced EMF क्या होता है, इसकी बात अगर करें तो इसका फॉर्मूला क्या है। अगर कहने की बात करें तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू BLV होता है। इसका मतलब समझिए कैसे ये आता है, ठीक है। प्रूफ तो अभी हम नहीं बता सकते क्योंकि ये प्रूफ आपको 12th में है, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना अभी ये फॉर्मूला ये हुआ ऐसे, मतलब क्या हुआ कि कोई भी कंडक्टर है, ये मान लीजिए कंडक्टर है, ठीक है, और इसको यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं, ठीक है, B वेलोसिटी से, यहाँ पे इसको हम B वेलोसिटी से मूव कराते हैं इस मैग्नेटिक फील्ड में, ठीक है। तो इसमें जो इंड्यूस ईएमएफ आएगा है ना, कितना ज़्यादा इसमें जो है
करंट इंड्यूस होगा, ठीक है, या कितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इंड्यूस होगा, दैट इज बी भी एल पे डिपेंड करता है, बी इंटू एल इंटू वी, ठीक है। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, एल हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर और वी हो गया वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यहाँ पे सॉरी ये एल लेंथ है ना, बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, तो बी हो गया यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। एल हो गया यहाँ पे लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और वी हो गया वेलोसिटी ऑफ कंडक्टर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आपको। अच्छा, इसी के बेसिस पे आपको ये ध्यान रखता है, आप लिख सकते हैं चाहे तो इसको नोट कर लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में घुमाया जाए तो फॉर्मूला आपको रखना बी एल भी, ठीक है। ये हो गया आपको। आगे 35 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, द EMF प्रोड्यूस्ड इन अ वायर बाय इट्स मोशन अक्रॉस द मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन, ठीक है। तो कोई भी जो EMF होता है, ठीक है, द EMF प्रोड्यूस्ड इन अ वायर, ठीक है, बाय इट्स मोशन अक्रॉस अ मैग्नेटिक फील्ड डज नॉट डिपेंड्स ऑन। तो अगर हम बात करें यहाँ पे तो किस पे ये डिपेंड नहीं करेगा, लेंथ ऑफ वायर पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे इससे पहले वाला जस्ट क्वेश्चन जो था यहाँ पे देखिए क्या था, पी द स्पीड ऑफ कंडक्टर था, ठीक है, इस पे डिपेंड कर रहा था, आपको ध्यान रखना। उसके बाद दूसरा क्या है यहाँ पे, स्पीड ऑफ वायर, ठीक है, तो आपको चाहिए चाहिए, ठीक है, अभी देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है। इसमें कहा किस पे डिपेंड नहीं करता है, कंपोजिशन ऑफ वायर, ठीक है, और द ओरिएंटेशन ऑफ वायर। तो देखिए ये बात जो है आप समझ सकते हैं, इसमें क्या दे रखा है यहाँ पे, हम देख चुके इसमें यहाँ पे कंपोजिशन ऑफ वायर, ठीक है। तो कंपोजिशन जो वायर है ये रेजिस्टेंस को दिखाता है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यहाँ पे ओरिएंटेशन डिपेंड करेगा, इस पे डिपेंड करेगा, है ना, लेंथ पे डिपेंड करेगा, और यहाँ पे कंपोजिशन क्या क्या उसमें मिला हुआ इस पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसका जो आंसर होगा, ठीक है, बी विल बी द करेक्ट, नॉट डिपेंड, है ना। आगे 36 में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, क्या रखा, अ मेटलिक रॉड फॉल्स अंडर द कैविटी विथ इट्स एंड पॉइंटिंग ईस्ट वेस्ट, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीके से एक रॉड है, ठीक है, यहाँ से ये गिर रहा है, फ्री फॉल कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, एन EMF इज इंड्यूस इन इट एज इट कट्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ फोर्स। तो बात सही है, देखिए क्या है कि हमको पता है कि अर्थ का एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है ना, नॉट इस तरीके से होता है यहाँ पे, और ये गिरेगा इस तरीके से यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, अर्थ के मैग्नेटिक लाइन को कट करेगा। और जब भी कोई कंडक्टर कोई भी मैग्नेटिक लाइन को कट करता है, इसमें एक इंड्यूस EMF जनरेट होगा, ठीक है। वो आप आगे पढ़ेंगे फैराडे लॉ के बारे में, है ना, 12th में। तो बस आपको ध्यान रखना है कि एक इंड्यूस इसमें EMF जनरेट होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका ट्रू हो जाएगा, बाकी नो इंड्यूस EMF एट ऑल ये भी नहीं होगा। हाँ, 2 EMF इंड्यूस इक्वल टू अपोजिट एक्स, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डी में द एक्सेलरेशन इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ जी एन, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो है ए इज द करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे। 37 की अगर बात करें तो 37 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, इसको समझते हैं। अ कॉपर रिंग इज मूव्ड टुवर्ड द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट, है ना। एक कॉपर रिंग को मूव कराया जाता है, ठीक है, नॉर्थ पोल के पास बार मैग्नेट में, ठीक है। द रिंग विल नॉट बी अफेक्टेड, है ना। तो अच्छा, रिंग में क्या होगा ये हम बात करेंगे, ठीक है। द रिंग ऑल टेंड टू गेट वार्म, ये बात सही है, क्योंकि देखिए रिंग में क्या होगा, एक करंट आ जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको मूव कराया जाएगा कहाँ पे, नॉर्थ पोल के पास। तो नॉर्थ पोल के पास जाएगा जैसे ही मैग्नेट में, तो इससे एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होता है ना नॉर्थ के पास, आपको पता होगा, और ये रिंग को कट करेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है कंडक्टर को कट करेगा, तो इसमें करंट इंड्यूस होगा, तो इसी में करंट घूम के रह जाएगा, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे ये कोशिश करेगा हीट होने का, ये करंट की वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द ट्रू, ठीक है, इस वजह से ये हो जाएगा। 38 की बात करें तो 38 में क्वेश्चन दे रखा है, अ सर्कुलर कॉइल एंड अ बार मैग्नेट रिसीड फ्रॉम ईच अदर। अब इसका मतलब क्या हुआ कि एक सर्कुलर कॉइल है और एक बार मैग्नेट है, दोनों को एक साथ रिसीड किया जाता है, ठीक है। फिर क्या रखा है, विद द सेम वेलोसिटी देन, तो दोनों का वेलोसिटी जो है सेम है, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे। तो बात करते हैं, देयर विल बी नो इंड्यूस EMF इन द कॉइल। अब देखिए दोनों में जो है सेम वेलोसिटी से मतलब होता है। तो पहले रिसीड का मतलब जान लीजिए क्या होता है। रिसीड का एक्चुअल मीनिंग होता है एक दूसरे से दूर ले जाना, ठीक है, टेक अवे फ्रॉम ईच अदर, है, दूर ले जाना।
तो जब भी दूर ले जाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इसमें, नहीं बनेगा, है ना। तो देयर विल बी नो ईएमएफ इन द कॉइल एट ऑल, है ना। तो इसमें जो है यहाँ पे कोई भी ईएमएफ नहीं बनेगा क्योंकि दूर ले जाएंगे, है ना, पास आएगा तभी बनेगा। नेक्स्ट है 39 में, द स्प्लिट रिंग इन अ इज द स्प्लिट रिंग इन मोशन इज कॉल्ड। मतलब स्प्लिट रिंग जब भी मोशन में होगा तो उसको क्या बोलते हैं, तो सिंपल सा बात है, उसको जो हम बोलते हैं कम्यूटेटर बोलते हैं, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना। आगे हम बात करते हैं इन अ हाइडल स्टेशन द मोशन प्रोड्यूस इन अ टर्बाइन इज ड्यू टू व्हाट। अच्छा, हाइडल स्टेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो मोशन होता है किसके द्वारा होता है, तो अगर आपको पता होगा कि हाइडल स्टेशन होता क्या, ठीक है, तो यहाँ पे एक वाटर का फ्लो होता है। वाटर के फ्लो से क्या होता है, यहाँ पे मोटर में ये रोटेशन आता है, इस वजह से ये घूमता है और घूमने से ये जनरेटर जो है करंट बनाता है। तो यहाँ पे फ्लो ऑफ वाटर की वजह से क्या होता है, इसमें यहाँ पे मोशन प्रोड्यूस होता है किसी भी जनरेटर का, टरबाइन जो मूव करता है। तो आगे 41 में क्वेश्चन नंबर डेढ़ का देखिए क्या क्वेश्चन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी रिमेंस इन इंडिया। अच्छा, एसी मेंस इन इंडिया। तो देखिए फ्रीक्वेंसी जो होता है एसी का कितना होता है, अगर हम बात करें तो दैट इज 50 हर्ट्ज होता है, ठीक है। सिंगल अगर बात करें तो यहाँ पे मतलब क्या हुआ कि 1 सेकेंड में, ठीक है, 50 टाइम जो है इसका मूव कर लेता है टोटल। मतलब 50 टाइम मूव करने में 50 प्लस बनेगा, उसके बाद 50 माइनस बनेगा यहाँ पे। तो टोटल जो है 100 बार पोलरिटी चेंज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। आगे यहाँ पे देखा 42 में, अगर अग्रीड सब स्टेशन द वोल्टेज इज स्टेप अप टू रिड्यूस लॉस ऑफ। अच्छा, 42 में जो क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, जो वोल्टेज जो है स्टेप अप की बात करता है। तो स्टेप अप और स्टेप डाउन ये दो ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो ट्रांसफार्मर की अगर बात करें यहाँ पे, तो ये जो है हमेशा, ठीक है, पावर को लॉस करने के लिए, पावर लॉस जो होगा उसको बचाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो स्टेप अप जो है रिड्यूस किया जाता है, ये रिड्यूस करता है पावर लॉस को, आपको ध्यान रखना है ये बात। 43 में क्वेश्चन है, अ स्विच इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द। अच्छा, स्विच जो हमेशा लाइव वायर में कनेक्ट करते हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे क्या कि स्विच जो है हमेशा ये लाइव वायर में कनेक्ट करेंगे। 44 में, अ फ्यूज वायर इज ऑलवेज कनेक्टेड टू द डैश। फ्यूज वायर कहाँ होता है, ये भी लाइव वायर में ही होता है, ठीक है। तो फ्यूज वायर जो है दैट इज आल्सो कनेक्टेड इन लाइव वायर, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दे रखा है 45 में, क्या है, जो है इलेक्ट्रिशियन यूज रबर ग्लोव्स वाइल वर्किंग बिकॉज। रबर इंसुलेटर होता है, सिंपल सी बात है ना, इसलिए वो रबर यूज़ करता है, क्योंकि रबर इंसुलेटर होता है तो करंट फ्लो नहीं करेगा उसके बॉडी में, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो वो सेफली बच जाएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन का 45 के बाद। तब तक आप अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, मज़े से पढ़ते रहिए और ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए प्लीज़, ताकि हम इतना मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, है ना। तो थोड़ा सा होना चाहिए ना उसके अनुसार कि आप थोड़ा सा हमें भी अच्छा फील करा रहे हो। 46 में क्वेश्चन दे रखा है, इफ द सेल इज शॉर्ट सर्किटेड इट्स टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस इज। क्या होगा, तो शॉर्ट को मतलब किसी भी सेल को शॉर्ट सर्किट कर दे, मतलब पॉजिटिव वाला को नेगेटिव के साथ ऐड कर दे यहाँ पे, तो क्या होगा। सिंपल सी बात है, आप कह सकते हैं कि इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0 हो जाए, ठीक है, डिस्चार्ज हो जाएगा बैटरी। 47 की अगर बात करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ बल्ब फिटेड इन अ हाउस वायर इनवर्सली एज इट्स। तो 47 में क्वेश्चन क्या रखा है कि रेजिस्टेंस जो होता है किसी भी बल्ब की बात करें तो जो हमारे हाउस वायर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, हाउस वायर में जब भी पैरेलल यूज होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको, तभी पावर पैरेलल में होता है, तो ये V²/R होता है, ठीक है। और जब पावर की बात करें सीरीज में, है ना, तो ये I²R होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये सीरीज के लिए है, ठीक है, ये पैरेलल के लिए है, आपको ध्यान रखना, ठीक है। आगे बात करेंगे यहाँ पे 48 में, इफ़ R इज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल, एनर्जी कंज्यूम इनसाइड अ सेल ड्यू टू R इन टाइम t इज। तो एक R जो इंटरनल रेजिस्टेंस है किसी भी सेल का, ठीक है, एनर्जी जो कंज्यूम होगा किसी भी बैटरी के अंदर, H= क्या होता है, हीट लॉस्ट I²RT, ये आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है। तो दैट विल बी I²RT। 41 और 48 का जो है ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ये हो जाएगा। आगे 49 में हम बात करेंगे यहाँ पे, क्या है ये, 4/25 कूलम ऑफ चार्ज कंटेन्स डैश इलेक्ट्रॉन। तो 4/25 कूलम चार्ज कितने इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट करेंगे, तो सीधी सी बात है 1 कूलम चार्ज में होता है
6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 1 कूलम चार्ज में। तो 4/25 मतलब क्या हुआ कि 4/25 कूलम है, तो उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए 4/25 से, है ना, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए 6.25 इंटू 4/25 इंटू 10⁻18। तो कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद? ये पॉइंट आ जाएगा नीचे में 100, 25 से 25 गुना 25 625 होता है, 100 हो गया, 100 से 100 कट जाएगा, है ना, तो 10⁻18 आ जाएगा, ठीक है। तो सीधी से बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको आप खुद से भी कर सकते हैं, 49 का सवाल को जो है सॉल्व कर सकते हैं खुद से, कोई बड़ी बात नहीं इसमें, है ना। आगे चलते हैं 50 का क्वेश्चन के क्या दे रखा है। लॉज ऑफ हीटिंग आर गिवन बाय, तो हीटिंग का जो लॉ था वो जूल्स ने दिया था, ठीक है। तो 50 का जो आंसर होगा दैट विल बी ए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग आपको पता होगा। 51 में आंसर क्वेश्चन रखा है एन इलेक्ट्रिक आयरन इज बेस्ड अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ, तो जो आयरन होता है ना ये हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, ठीक है, आपको भी पता होगा, ये आप यूज़ करते हो आयरन, तो दैट विल बी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे काम करता है ना, तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। 52 में एन इलेक्ट्रिक बल्ब कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू, एक बल्ब है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा ये, दैट विल बी, आपको पता होगा बल्ब इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो ये हम आपको क्या करते बताते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक जो है लाइट में कन्वर्ट करता है ना, तो कहीं ऑप्शन भी नहीं दिख रहा है इलेक्ट्रिक टू लाइट, तो इसका डी हो जाएगा, है ना। तो बल्ब का काम होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ये लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है, प्लस हीट एनर्जी में, ठीक है। तो ये तो है ही नहीं यहाँ पे। तो 53 का क्वेश्चन क्या है, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें जो है रॉन्ग स्टेटमेंट क्या है वो चूज करना है आपको, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक पोल्स ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, सही बात है, मैग्नेटिक जहाँ नॉर्थ है वहाँ साउथ भी होगा। मैग्नेटिक पोल्स आर ऑलवेज ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ, सही बात है, नॉर्थ और साउथ दोनों का जो है पावर सेम होता है। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये क्या बात करते हैं, लाइक पोल्स एक जो रिपेल करता है, क्या सही बात भी है, हाँ, और अनलाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, ये गलत होता है, अनलाइक रिपेल थोड़ी नहीं करता, अनलाइक अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये इसका जो है डी हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर। 54 की बात करें तो द फोर्स विच अ मैग्नेट एक्सर्ट ऑन आयरन एंड स्टील इज कॉल्ड, तो देखिए ऐसा फोर्स जिसमें क्या हो रहा है यहाँ पे, मैग्नेट जो एग्जर्ट करता है किस पे, आयरन पे या फिर स्टील पे, तो कौन सा फोर्स कहलाता है, तो ये वही बात आपको बताना पड़ेगा, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स होता है ना, मैग्नेट जो एग्जर्ट करता है फोर्स मैग्नेटिक फोर्स ही कहलाता है, ओके। 55 की बात करें तो क्या होगा, मैग्नेटाइट इज, मैग्नेटाइट जो होता है ये नेचुरल मैग्नेट होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। मैग्नेटाइट लाइन्स ऑफ फोर्स है, सो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो होता है ना ये आपको पता होगा हमेशा कि ऑल ऑफ द करेक्ट हमको लग रहा है इसमें, ठीक है, क्या देखिए मोर आर मोर डायरेक्शंस है ना, सॉरी आर मेयर डायरेक्शंस, इसके जो होती हैं हमेशा हर जगह डायरेक्शन फिक्स होता है मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज के बाद। हैव नो फिजिकल रिलेटिव, है ना, तो इसका जो कोई फिजिकल रिलेटिव बात भी सही है, नहीं होता है, ये बेसिकली हम जो है इसका कुछ ना कुछ एक दूसरे के रिस्पेक्ट में निकालने के लिए बात करते हैं, ठीक है। दूसरा है यहाँ पे कैन बी यूज्ड टू इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट, ये भी सही है ना, और इसलिए इसी का सारे सही हो जाए, ठीक है, यहाँ पे ऑल ऑफ द करेक्ट। अच्छा 57 में क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स ड्यू टू द एन आइसोलेटेड नॉर्थ पोल। अच्छा नॉर्थ पोल से हमेशा क्या होता है निकलता है, आपको ध्यान रखना है कि नॉर्थ पोल से क्या होता है हमेशा निकलेगा, ठीक है, और साउथ में एंटर करेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे 57 में कौन सा होना चाहिए, देखिए ये नॉर्थ है तो नॉर्थ से निकलेगा हमेशा, ये निकल रहा है, ठीक है, ये नॉर्थ है, नॉर्थ में यहाँ इंटर कर दिया तो गलत हो गया, ठीक है, तो ये भी इंटर कर रहा है, ये भी गलत हो गया, इंटर करने ही नहीं चाहिए ना, तो ये सारे गलत हो गए यहाँ पे, तो एक ही होगा यहाँ पे ट्रू, ठीक है, सब जगह क्या इंटर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर निकल रहा है तो हमेशा बाहर निकलता है, ठीक है, तो बाहर निकलने वाला अगर सारे बाहर निकल रहा है नॉर्थ से तो दैट विल बी करेक्ट। आगे इसमें कह रहा है यहाँ पे 58 में, ठीक, इसका उल्टा कहा होगा और क्या कह सकते हैं, Which of the following figure represent the magnetic field lines of force due to an isolated south pole। अब साउथ पोल की बात कर रखा है, ठीक है, इससे पहले तो नॉर्थ कहा था फिर साउथ कह दिया, ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो ये बात आपको पता होगा यहाँ पे साउथ पोल में एंटर करेगा, ठीक है, यहाँ एंटर कर रहा है, यहाँ एंटर कर रहा है, हर जगह एंटर कर रहा है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है,
बाकी कहीं यहाँ निकल रहा है ना, इसमें भी यहाँ निकल रहा है, ये निकल रहा है, तो निकलने वाले आएंगे नहीं इसमें, ठीक है। हमेशा क्या होगा, एंटर करेगा इसमें, ठीक है। तो साउथ पोल में एंटर करता है, नॉर्थ से निकलता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, ध्यान रखना आपको। 59 की बात करें तो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करते हैं 59 में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स फॉर्म क्लोज सर्किट, ठीक है। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स जो है क्लोज नहीं बनता है, मतलब क्या होता है, कंटिन्यूसली क्लोज लूप बनाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं काउंट इंटरसेक्ट, ये भी बात सही है। आर क्राउडेड टुगेदर नियर द पोल, ये भी सही है ना। तो 59 की ये भी बात सही है ना, डी हो जाएगा। तो ये क्लोज इस तरीके से बनाता है, कंटिन्यूस क्लोज होता है, ठीक है। यहाँ पे मैग्नेटिक लाइन्स, ये नॉर्थ, ये साउथ, ठीक है। यहाँ से ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ऐसे नॉर्थ निकलेगा, ऐसे साउथ में एंटर करेगा, है ना यहाँ पे। और यहाँ अंदर में क्या होगा, नॉर्थ से ऐसे ऐसे होता है ये, ठीक है। इसमें अंदर में यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो इसलिए अंदर में जो साउथ से नॉर्थ, बाहर में नॉर्थ हो साथ, ये होता है, ठीक है, ध्यान रखना आपको। इसलिए कंटिन्यूस क्लोज होता है ये। 60 की अगर बात करें तो 60 में द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाज डिस्कवर्ड बाय, अच्छा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसने डिस्कवर करा था, तो आपको पता होगा, दैट इज अरिस्टोटल, है ना, ये बताया था। 61 की अगर बात करें तो अ कॉइल कैरी करंट बिहेव लाइक डैश एज एन मैग्नेट, मोटर, डायनामो, इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। तो कॉइल जो होगा जिसमें करंट अगर होगा ना तो वो मैग्नेट से बिहेव करता है, ठीक है। तो दैट इज ए इज द करेक्ट आंसर। आगे हम बात करते हैं 62 में क्वेश्चन क्या दे रखा है, एन इलेक्ट्रिक करंट प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस डैश फील्ड अराउंड इट। तो सीधी बात है, इलेक्ट्रिक करंट जब भी जाएगा उसमें, है ना, तो वो क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड अपने चारों क्या करेगा, क्रिएट करता है, ठीक है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रहा है, यू आर गेटिंग इट, ओके। देन गो ऑन 63 क्वेश्चन, राइट। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज इन टेस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूज़ कहाँ होता है, दैट इज व्हाट, अर्थिंग बेल्स में होता है ना, इलेक्ट्रिक बेल्स में होता है, टेलीफोन्स में होता है ना, डायनामो में होता है, ये सब जगह तो होता ही है। तो इसका ऑल ऑफ डी दैट इज करेक्ट आंसर। लेट्स गो ऑन 64 क्वेश्चन नंबर, अ कार्बन माइक्रोस्कोप इज द बेस्ट यूज इन वेयर, डायनामो, टेलीफोन, ट्रांसफार्मर। तो इसका भी क्या होता है यहाँ पे, यूज जो किया जाता है इसमें नहीं होता, ध्यान रखना आपको। कार्बन माइक्रोस्कोप जो यूज़ किया जाता है डायनेमो में, टेलीफोन में, ट्रांसफार्मर में, ठीक है। कार्बन माइक्रोस्कोप क्या होता है, दैट इज व्हाट, ये मेरे एक मिनट हमको भी चेक करना पड़ेगा, कार्बन माइक्रोस्कोप की बात कर रहा है यहाँ पे, हम चेक करके एक मिनट बताते हैं आपको, फिर आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। आगे 65 में क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। 1 गॉस इक्वल टू कितना होता है, तो 1 गॉस की अगर बात करें तो 1 गॉस इक्वल टू 10 टू पावर, देखिए इसका जो है -4 टेस्ला होता है, क्योंकि अगर आप बात करें तो 10 पे पावर 4 गॉस इक्वल टू होता है 1 टेस्ला। गॉस छोटा यूनिट होता है, टेस्ला बड़ा यूनिट होता है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो 10 पावर 4 गॉस इक्वल टू होता है 1 टेस्ला, ये आपको ध्यान रखना है। तो ठीक उल्टा पूछा इसमें, तो 1 गॉस इक्वल टू उधर जाएगा तो 10 पावर -4 हो जाएगा, तो दैट विल बी वी द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ओके गाइस, यहाँ तक क्लियर कर लिया हम यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपको 64 का जो है कार्बन माइक्रोस्कोप, ये इसका आंसर आपके लिए छोड़ देते हैं, या आप खुद हमको बताएंगे क्या होता है इसका आंसर, ठीक है। चेक करके कहीं से भी आप बताइएगा हमको कि वोट, हमको लगा कुछ क्वेश्चन में ही फॉल्ट है, या अगर क्वेश्चन भी चाहिए तो आप बताएंगे क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं एक वर्क के लिए, ओके। तो थैंक यू, चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन बाद में सॉल्व करेंगे, तब तक यहाँ देखते रहिए एंड कीप योर हेल्थ, पे टू योर हेल्थ, आप अपने हेल्थ को ध्यान रखिए। और एक काम आप लोग करते नहीं, प्लीज़ आप लोग देखा कीजिए कि हम इतने मेहनत से बनाते हैं, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट किया कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, ठीक है। उसमें आपका कुछ तो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो ये एक वीडियो को एक अच्छे डायरेक्शन में मिल जाएगा कि हाँ ये वीडियो चलो अच्छा है, सब स्टूडेंट देखेगा इसको, जो भी बच्चे अभी मान लीजिए मेडिकल का या फिर IIT का तैयारी करना चाहते हैं अभी से, तो उनके लिए 9th-10th में जो है ये बेटर बुक्स है, और इनमें जो है आपको बहुत अच्छा चीज़ मिलेगा, जो आगे आपको 11th-12th में पढ़ना ही पढ़ना है, सब चीज़ को है। तो ये अभी से हम क्यों नहीं इसको अच्छे से सीख लें, ताकि ये 11th-12th में हमें IIT या मेडिकल में बहुत हेल्प मिलता है, ठीक है, इसकी बेसिस पे। तो चलिए तब तक थैंक यू एंड देखते रहिए NSA 2 पॉइंट।